क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे का भी अपना एक वजन होता है? जब आप किसी ऐसी जगह पर अकेले होते हैं जहां सालों से कोई नहीं गया, तो वहां की भारी हवा आपको छूती नहीं है, बल्कि आपको जकड़ी हुई महसूस होती है। स्वागत है आपका द हिडन टेप की एक और नई हॉरर स्टोरी में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को हमने इमर्सिव ऑडियो के साथ तैयार किया है, ताकि आप इसे सुनते हुए हर मंजर को अपनी आंखों के सामने महसूस कर पाएंगे। तो विजुअल्स की चिंता छोड़िए, बस ईयरफोन कान में लगाइए और खो जाइए इस अनसुनी हॉरर दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो इंटरनेट पर घड़ी गई कोई झूठी या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसने एक आम हंसते खेलते इंसान की जिंदगी को एक ऐसे नर्क में धकेल दिया जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आज की कहानी है पुणे के उस ऐतिहासिक किले की जिसकी ईंटों में आज भी खून की महक जिंदा है। शनिवार वाड़ा। दिन के उजाले में यह जगह टूरिस्ट्स के लिए एक खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात अपनी काली चादर इस किले पर बिछाती है, ये जगह मानो किसी और की हो जाती है, उन रूहों की जिन्हें सदियों पहले यहीं मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कहानी है रवि की। रवि, जिसने सोचा था कि मौत और भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, जब तक कि मौत ने खुद उसका कंधा न थपथपाया। अपनी ईयरफोन्स लगा लीजिए, कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि आज द हिडन टेप आपको उस खौफ के सफर पर ले जा रहा है जहां से रवि की रूह आज तक वापस नहीं आ पाई है। कहानी शुरू होती है पुणे की एक बेहद सर्द रात से। रवि एक 26 साल का नौजवान, जिसे हाल ही में शनिवार वाड़ा में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। रवि को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी थी, एक आसान नौकरी। काफी लोगों और दोस्तों से इस किले के बारे में अफवाहें सुनने के बाद भी वह उन सबसे यही कहता था कि अरे बस एक पुराना खंडहर ही तो है, रात भर कुर्सी पर बैठना है और सुबह घर आ जाना है, इसमें डर कैसा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक ही बात कई लोगों से सुनते हैं तो आप उसे सच मानने लगते हैं। रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वह शनिवार वाड़ा की इन अफवाह को सुनकर अब थोड़ा डरने लगा था। लेकिन रवि यह नहीं जानता था कि इंसान का डर हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां उसका विश्वास खत्म होने लगता है। यह 16 जून की रात थी। रात के 11 बज चुके थे। रवि अपनी नई और कड़क यूनिफॉर्म पहनकर शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार, जिसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, उसके पास पहुंचा। किले के विशाल और भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे, जिन पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थीं, रात के धुंधले प्रकाश में किसी विशालकाय दानव के जबड़े में मौजूद दांतों जैसे लग रहे थे। रवि के साथ उस दिन एक बूढ़ा गार्ड भी ड्यूटी पर था, जिसे सब तात्या कहते थे। तात्या की उस रात आखिरी ड्यूटी थी। इसके बाद उनकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तात्या का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को अंदर तक खोखला कर देता है। रात के 10:45 हो चुके थे। तात्या ने अपना सामान बांधा, लेकिन जाने से पहले वह रवि के पास रुके। तात्या ने रवि की आंखों में सीधे देखा। उन बूढ़ी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक गहरी कंपा देने वाली चेतावनी थी। तात्या ने धीमी और भारी आवाज में कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम यहां हो, और तुम जवान खून हो, और तुम में नया नया जवानी का जोश भी है, और मैं यह भी समझता हूं कि तुम्हें इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन बेटा, इस किले की दीवारों का अपना एक नियम है। रात के 12 बजे के बाद तुम बस कहने को ही यहां के रखवाले हो। खैर, तुम खुद समझ जाओगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें रात के अंधेरे में कोई आवाज सुनाई दे, कोई तुम्हें पुकारे, तो भूल कर भी जवाब मत देना, मुड़कर मत देखना, बस अपनी आंखें नीची रखना और बहरे बन जाना। रवि हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि यह बूढ़ा गार्ड उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तात्या, आप फिक्र मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो भूतों से डर जाऊंगा। आप आराम से घर जाओ, यहां का जिम्मा अब मेरा है। तात्या ने कोई जवाब नहीं दिया।
उन्होंने बस अपना सिर धीरे से हिलाया, एक ठंडी सांस ली और अंधेरे में ओझल हो गए। लेकिन जाते जाते उनके आखिरी शब्द रवि के कानों में गूंज गए थे। डर उसे नहीं लगता जो मौत को नहीं जानता। अब रात के 11 बज चुके थे। तात्या के जाने के बाद रवि पूरी तरह से अकेला था। शहर का शोर अब एकदम शांत हो चुका था। किले के बाहर जो सड़कें दिन में गाड़ियों और लोगों से भरी रहती थीं, वे अब किसी शमशान की तरह वीरान पड़ी थीं। गर्मी के मौसम में भी पुणे की इस हवेली की हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। यह सामान्य ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंचती है, जो इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी रूह को भी कंपा देती है। रवि ने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक चढ़ाई। रवि मन ही मन बोला, काफी अजीब बात है, इतनी गर्मी में भी इस जगह इतनी ठंड कैसे मौजूद है। लेकिन कोई तर्क मौजूद न होने के कारण उसने इस बात को टाल दिया और वह मुख्य द्वार के पास रखी एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और टाइम पास करने की कोशिश करने लगा। ठीक रात की 11:40 बजे एक तेज दिल दहला देने वाली आवाज के आने से सोता हुआ रवि घबराकर कुर्सी से गिर पड़ा और उसका फोन भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। जब रवि ने देखा कि यह आवाज कहां से आई है तो उसकी नजर दिल्ली दरवाजे पर पड़ी। दिल्ली दरवाजा, वह विशाल कई टन भारी लकड़ी का दरवाजा जिसे खोलने और बंद करने के लिए कम से कम 4 हृष्ट पुष्ट इंसानों की जरूरत पड़ती थी। वह दरवाजा अचानक अपने आप एक झटके में पूरी ताकत के साथ बंद हो गया था। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपनी भारी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे उससे बाहर से किसी ने ईंटों से चुनवा दिया हो। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रवि की सांसें फूलने लगी थीं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद हवा का तेज झोंका होगा। उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसके अंदर का अवचेतन मन चीख चीख कर कह रहा था कि उस रात हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। किले के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किले ने अपने दरवाजे बंद करके रवि को अपनी कैद में ले लिया हो और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पहले कुछ मिनट सब शांत रहा। सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि को अपनी खुद की सांसों की आवाज भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। तभी रवि के बेल्ट पर टंगा वायरलेस सेट अचानक शोर करने लगा। रवि ने उसे हाथ में लिया। उसे लगा शायद कंट्रोल रूम से कोई उसे चेक कर रहा है। उसने बटन दबाया और कहा, हेलो। रवि स्पीकिंग, ओवर। वायरलेस से कोई जवाब नहीं आया, बस वही अजीब सी खरखराहट सुनाई दे रही थी। और फिर उस खरखराहट के बीच से एक आवाज उभरी। वह किसी कंट्रोल रूम के ऑपरेटर की आवाज नहीं थी। वह किसी बड़े इंसान की आवाज भी नहीं थी। वह एक बच्चे की आवाज थी, एक बेहद डरे हुए, दर्द से तड़पते हुए और रोते हुए बच्चे की आवाज, जो इंसानियत की सीमा से परे लग रही थी। एक धीमी आवाज, काका, मामा, वाचवा, जिसका मतलब है काका, मुझे बचाओ। रवि का खून सूख गया। उसके हाथ से वायरलेस सेट लगभग छूटने ही वाला था। काका, मामा, वाचवा। वह आवाज फिर से आई। इस बार वो वायरलेस से नहीं बल्कि किले के विशाल अंधेरे प्रांगण के बीचों बीच से आ रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च चालू की और उसकी तेज रोशनी प्रांगण की तरफ की। उस हल्की रोशनी में उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी इमारत के खंडहर और डरावनी परछाइयां। रवि का दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और उसकी ड्यूटी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आओ, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। रवि ने धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए किले के अंदरूनी हिस्से की ओर चलना शुरू किया। रवि चलते चलते किले के उस हिस्से में पहुंचा जहां कभी पेशवाओं का दरबार हुआ करता था। उसके जूतों की आवाज उस खामोश किले में गूंज रही थी। रवि अचानक रुक गया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। वह आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और वह आगे बढ़ा। रवि की सांसें अभी भी हलक में थीं। उसने 3 ही कदम लिए थे, लेकिन उसे आवाज 4 कदमों की आ रही थी। वह समझ गया था कि कोई उसके पीछे चल रहा था।
लेकिन जब भी उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता था। रवि फिर से चलने लगा और फिर से उसके पीछे चलने की आवाजें भी आने लगी। रवि ने बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत हिम्मत जुटाकर अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन हर जगह बस गुप्त अंधेरा और खाली गलियारा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। धूल से भरी उस पुरानी जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे, बिल्कुल ताजे निशान। वे निशान रवि की तरफ आ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और वे निशान रवि के जूतों के ठीक सामने आकर रुक गए। अब रवि का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जो डर अब तक सिर्फ एक एहसास था, वह अब साक्षात उसके सामने खड़ा था। तात्या की चेतावनी उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगी। जवाब मत देना, मुड़कर मत देखना। रवि भागने के लिए मुड़ा। उसने गेट की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके होश उड़ गए। रास्ता गायब था। जहां कुछ मिनट पहले एक लंबा गलियारा और मुख्य द्वार था, वहां अब एक विशाल ठंडी पत्थर की दीवार खड़ी थी। किले का नक्शा बदल चुका था। शनिवार वाड़ा खुद को एक भूल भुलैया में तब्दील कर रहा था। वह किला रवि को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। अचानक हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी। यह गंध जले हुए मांस, पुराने खून और सदियों पुरानी बंद पड़ी कब्रों जैसी थी। रवि को उल्टी आने लगी। वह अपनी नाक पर रुमाल रखकर पीछे की तरफ हटा। तभी दीवारों से, हाँ, उन पत्थरों की दीवारों से फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगी। शुरू में वे धीमी थीं, लेकिन धीरे धीरे वे बढ़ने लगी। सैकड़ों आवाजें जो एक साथ एक ही वाक्य दोहरा रही थीं। रवि अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करके जमीन पर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो, वह चिल्लाया। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी जो जमीन पर पड़ी जल रही थी, अचानक क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गई। खूब अंधेरा। रवि ने टॉर्च को जोर जोर से पीटा, उसका बटन बार बार दबाया और अचानक टॉर्च जल उठी। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी सामने पड़ी तो जो दृश्य रवि ने देखा, उसने उसकी रूह को हमेशा के लिए उसके शरीर से अलग कर दिया। सामने मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर एक बच्चा खड़ा था। उसने पुराने जमाने के पेशवाओं वाले सफेद सूती कपड़े पहने हुए थे, जो अब पूरी तरह से धूल और खून से सने हुए थे। उस बच्चे का सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। वह पूरी तरह से स्थिर था, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। वह सांस तक नहीं ले रहा था। यह मंजर देखकर रवि का खून सूख गया और मानो उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया। उसकी आवाज उसके गले में फंस कर रह गई। उसने किसी तरह अपनी कांपती हुई जुबान से कहा, कौन कौन हो तुम? उस बच्चे ने बहुत ही धीमी गति से झटके खाते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। रवि की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। उस बच्चे के चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा काला खून रिस रहा था। उसका पूरा चेहरा किसी तेज हथियार से काटा गया था। उसके गले पर एक गहरा बड़ा घाव था, जिससे अभी भी मांस का टुकड़ा लटक रहा था। उस खौफनाक चेहरे के होंठ धीरे धीरे हिले और वही हड्डी कंपा देने वाली आवाज गूंजी, काका, मला वाचवा। उस एक पल में रवि के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। उसे याद आ गया वह इतिहास जो उसने कभी स्कूल की किताबों में पढ़ा था, लेकिन कभी उस पर यकीन नहीं किया था। नारायण राव पेशवा, 18वीं सदी का वह युवा पेशवा, जिसकी इसी किले में उसके अपने चाचा राघोबा के आदेश पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे गार्दी उसे मारने के लिए दौड़े थे, तो वह अपनी जान बचाने के लिए इसी किले के गलियारों में भागा था, यह चिल्लाते हुए, काका, मामा, रवि के सामने कोई आम भूत नहीं था। वह इतिहास का सबसे खौफनाक और दर्दनाक पन्ना था, जो सदियों से इस किले में कैद था और आज भी अपनी अधूरी चीख के साथ भटक रहा था। अचानक माहौल में भयंकर बदलाव आया। किले की वो ठंडी दीवारें अचानक जलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शनिवार वाड़ा में भयानक आग लगा दी गई हो। रवि को आग की गर्माहट महसूस हो रही थी। वो बच्चा अब वहीं खड़ा नहीं था,
मानो उसकी आंखों के सामने इतिहास फिर से दोहराया जा रहा था। चारों तरफ से अदृश्य हथियारों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। रवि बदहवास होकर भागा। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। उसके फेफड़े फटने को तैयार थे, लेकिन यह एक शापित जगह थी। वह जिस भी दिशा में भागता, कोई भी रास्ता पकड़ता, वह गोल घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाता जहां वह खून से लथपथ बच्चा खड़ा था। अब वह बच्चा रो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। उसकी वो बिना आंखों वाली खौफनाक मुस्कान रवि के दिमाग को सुन्न कर रही थी। तभी उस बच्चे के पीछे मौजूद घुप अंधेरे में हलचल होने लगी। दीवारों और जमीन को फाड़कर कई सारे हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ इंसानों के नहीं थे। वे काले, झुलसे हुए और बेहद लंबे थे। उनकी उंगलियों के नाखून किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले थे। वे सैकड़ों हाथ अंधेरे से निकलकर रवि की तरफ बढ़ने लगे, हवा में उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। रवि जमीन पर गिर पड़ा। वह पीछे की तरफ खिसकने लगा, लेकिन उसके पीछे एक विशालकाय दीवार थी। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। रवि अपनी पूरी ताकत से चीखा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। आग की लपटें गायब हो गईं, हाथ पीछे हट गए। सन्नाटा फिर से लौट आया। रवि को लगा कि शायद यह सब खत्म हो गया है। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगा, लेकिन तभी किसी ने ठीक उसके पीछे से, उस दीवार के अंदर से उसके कंधे पर एक हाथ रखा। वह हाथ इतना ज्यादा ठंडा था कि रवि की शर्ट के ऊपर से भी उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर सूखी बर्फ रख दी हो। उसका शरीर वहीं जम गया। वह 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास उसके बालों को छूती हुई एक हवा गुजरी और एक भारी, सड़ी हुई, खुरदरी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं बचाया, अब तुम मेरी जगह लोगे। टॉर्च की रोशनी एक झटके में बंद हो गई और रवि की एक भयानक आखिरी चीख उस रात शनिवार वाड़ा के सन्नाटे में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अभी भी उस बच्चे की आत्मा इस आशा में वहां भटकती थी कि कोई उसे बचा ले, और जो उसे नहीं बचाता था वह उसे मार देती थी। अगली सुबह सूरज निकला। पुणे की सड़कों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई। किले के बाहर सुबह की शिफ्ट वाले गार्ड अपनी ड्यूटी के लिए पहुंचे। जब उन्होंने दिल्ली दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह आसानी से खुल गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि गेट के पास नहीं था। पुलिस को बुलाया गया। पूरे किले की छानबीन की गई। काफी देर ढूंढने के बाद रवि किले के उस हिस्से में मिला जिसे तहखाना कहा जाता है, जहां दिन के उजाले में भी कोई जाना पसंद नहीं करता था। वह एक कोने में सिकुड़कर बैठा हुआ था। वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थीं और उनमें सिर्फ खून की लाल धारियां दिख रही थीं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पूरे शरीर पर, खासकर उसकी पीठ और कंधों पर गहरे, ताजे जलने के निशान थे। किसी इंसान के हाथों के निशान, जैसे किसी ने उसे भयंकर आग वाले हाथों से पकड़ा हो। जब पुलिस ने किले के बाहर लगे एकमात्र क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे की फुटेज चेक की, जो मुख्य द्वार की तरफ था, तो उन्हें उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसे प्रशासन ने हमेशा के लिए दुनिया से छुपा दिया। फुटेज में रात के ठीक 11:40 बजे दरवाजा बंद होते हुए दिखा, और उसके बाद की पूरी रात फुटेज में काफी ग्लिच थे। लेकिन सुबह 4 बजे का एक फ्रेम ऐसा था जिसने पुलिस वालों की भी रूह कंपा दी। उस आखिरी फुटेज में रवि अकेला नहीं था। रवि जमीन पर लेटा हुआ था और उसके ठीक ऊपर, उसकी छाती पर बैठकर वही बच्चा खड़ा था जिसका चेहरा सीसीटीवी में एक धुंधली काली परछाई की तरह दिख रहा था। और वो बच्चा सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। आज इस घटना को सालों बीत चुके हैं। रवि आज भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ शरीर से। वह अपने घर के एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वह किसी से बात नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं है। एक हट्टा कट्टा इंसान अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उसके परिवार वाले बताते हैं कि रात के ठीक 12 बजते ही रवि अपने बिस्तर पर कांपने लगता है। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिक जाती हैं।
और उसके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकलता है जिसे वह सुबह तक लगातार बड़बड़ाता रहता है। दोस्तों, विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे श्राप हैं जो समय के साथ भी खत्म नहीं होते। शनिवार वाड़ा आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। आज भी वहां रात होती है, और आज भी जो कोई नया गार्ड वहां पहली बार नाइट ड्यूटी करता है, उसे सबसे पहले वही चेतावनी दी जाती है। अगर आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, जवाब मत देना, क्योंकि जो दर्द सदियों पुराना होता है वह अपनी आग बुझाने के लिए हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। अगर आपको यह खौफनाक किस्सा अच्छा लगा हो तो द हिडन टेप को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कई और अनकही, अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाएं अभी इस टेप में कैद हैं, जो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप उसे हमारे ईमेल या इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि अगर आप रवि की जगह होते तो आप उस रात क्या करते। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।